इलेक्ट्रॉन का मास आपको यू में कन्वर्ट करना था, हो गया आपसे? इलेक्ट्रॉन का मास यू में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या लर्न किया स्टोइचियोमेट्री वाले चैप्टर में? 1 U का वैल्यू इज हाउ मच? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मुझे अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से डिवाइड कर दूंगा। दिस विल गिव यू हाउ मच? यू। तो ये लगभग आपको 0.00056 या 55 के अराउंड आएगा। तो ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक। यहाँ लिखा हुआ है टेबल में। ये हमने इसलिए कराया क्योंकि फिजिक्स में आप क्लास 12 में चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, 3 चैप्टर है वहां पर, लास्ट वाला इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में मास की जरूरत हमें यू में पड़ती है, तो आपको यू का कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी भी का भी मास अगर मुझे यू में निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी तक हमने कैथोड रे की डिस्कवरी तक कर ली थी। अब अगला जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। ठीक है, एनोड रे को और दूसरे नाम से हम कैसे जानते हैं? केनाल रे। तो क्या हुआ, कहानी सुन लो पहले। डिस्चार्ज ट्यूब में जब कैथोड रे का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कैथोड से तो रे जा रहा है, उधर से भी आता होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वही ट्यूब्स ली। ठीक है, इस तरीके से इवैक्यूएटेड। पहले देख लो फिर नोट कर लेना, क्योंकि बुक में तो है ही। और इस बार परफोरेशन किस पर किया गया? कैथोड्स पर। और इधर क्या लगाया गया? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। तो क्या ऑब्जर्व किया गया? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जब ये रेस जाके टकरा देते तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्या होता था? चमक जाता था। तो यहां से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि एनोड से कैथोड की तरफ भी रेस जाते हैं, जिसको लोग क्या बुला रहे हैं? एनोड रे और कैनाल रे। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्लियर है आपको? हाँ, डायग्राम बना लो फटाक से। डायरेक्शन बना लेना। तो इस बार रेस किधर जा रहे हैं बेटा? कैथोड की तरफ। हम सबको पता है कैथोड क्या होता है?
नेगेटिव होता है, तो इधर जो कैथोड की तरफ रेज आ रहे होंगे वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ सी दिस, अगर आपने कोई एक गैस लिया होगा, हाई वोल्टेज जब लगाया होगा तो वो आयनाइज हुआ होगा। आयनाइज के लिए हमने क्या लिखा था लास्ट क्लास में, कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। उसके जगह पर अगर मान लो ए के जगह बी गैस लिया होगा तो वो ऐसा बना होगा। बी के जगह मान लो अगर कोई तीसरा गैस ले लो तो वो ऐसा बना होगा। तो इसके ग्रुप को हम क्या बुला रहे थे, दीज वेर टर्म्ड एज व्हाट, दीज वेर टर्म्ड एज कैथोड रेज लास्ट क्लास में। और हमने क्या सीखा था, कैथोड रेज जो होगा वो हर एलिमेंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये हमने लर्न किया था लास्ट क्लास में। नाउ व्हेन इट कम्स टू एनोड रेज, तो एक बात देखो, अगर हम एनोड रेज को ध्यान से देखें तो ए के लिए क्या बनेगा, ए प्लस, बी के लिए क्या बनेगा, बी प्लस, सी के लिए क्या बनेगा, सी प्लस। तो आर दे सेम, विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये समझ में आता है आपको, नोट कर लीजिए। These anode rays will be different for different elements. ये हमने समझ के लिख दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड हुआ था, ये नोट हो गया, जल्दी करो। जब इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एनोड रेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेशन करना शुरू किया गया, तो ध्यान से देखना, चार्ज तो हो सकता है सब में सेम हो, बट मास, ए का मास अलग, बी का मास अलग, सी का मास अलग। तो चार्ज बाय मास रेशियो वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज। बट कैथोड रेस के लिए वहां पर जो हमने लिखा, चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा, सेम। वाई, चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का, और हर में मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो गैस ए लो, गैस बी लो या गैस सी लो, कैथोड रेज में चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा, सेम। और एनोड रेज में चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा, डिफरेंट। ये समझ में आता है आपको, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एनोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट है, हाइड्रोजन गैस के साथ किया, ठीक है। गोल्डस्टीन ने एनोड रे वाला एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, हाइड्रोजन गैस के साथ किया, और क्या ऑब्जर्व किया, सबसे लाइटेस्ट एनोड पार्टिकल, ठीक है, एनोड रे पार्टिकल वो किसके लिए आया, हाइड्रोजन गैस के लिए आया, लाइटेस्ट। और
इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन के चार्ज्ड पार्टिकल का नाम क्या रखा? प्रोटॉन। तो दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? एनोड रे में एक्सपेरिमेंट जो हुआ तो काफी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ साइंटिस्ट ने किया। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सा गैस यूज किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के साथ उन्होंने लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल को डिस्कवरी किया और उसका नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो विच रे लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? एनोड रेज। ठीक है, अब बुक खोलो, जो भी मैंने कहानी बोली सब लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया किताब है क्लास 11 के लिए, इससे बढ़िया किताब है ही नहीं 11 के लिए। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़ो और लिटरली बताओ, एक एक चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, तो कैनाल रेस की प्रॉपर्टी पर ट्रिक लगाइए। तो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया, क्या कैनाल रेस गैस के ऊपर डिपेंड करेगा? अभी देखा ना, ए के ऊपर डिपेंड करेगा, बी के ऊपर डिपेंड करेगा, सी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैनाल रेस क्या होंगे? आपके ए बी सी, मतलब नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। चूंकि ये कैथोड की तरफ मूव किया था बच्चा, कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कैसा आयन मूव करेगा? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव। तो कैनाल रे विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। सब रटना है। चार्ज टू मास रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होगा या डिपेंडेंट ऑन गैस होगा? डिपेंडेंट ऑन गैस। हर स्पीशीज के लिए, ए बी सी के लिए, ए का मास अलग, बी का मास अलग और सी का मास अलग। डिपेंड्स ऑन द गैस। ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन से आया। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मतलब हुआ, सिखाते हैं आप। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? हाँ, लिखा था ना कल की क्लास में। हाँ, Q is equals to n times E. This E is called fundamental unit of electric charge, 1.6 into 10 raised to power minus 19। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ये भी इसी मल्टीपल में चार्ज कैरी कर रहे थे। ठीक है, जैसे +2E या फिर +3E, +1E। वन को तो शो नहीं करते हैं, जिसको क्या लिख देंगे? +E। इस तरीके के चार्जेस थे। और हमें भी पता होता है यार, जब भी कोई आयन आयनाइज करता है तो ऐसा ही आता चार्ज, आता है कि नहीं? 1.5 सुना कभी? नहीं। तो ये है मतलब इसका। लिख लीजिए बगल में, Q इक्वल्स टू NE। और ऑब्जर्वेशन लास्ट ऑब्जर्वेशन एकदम कॉमन सेंस है, लॉजिकल है। क्या लिखा हुआ है यहां देखना। कैथोड रे जो था, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें हमने क्या देखा था? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट करता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएशन होता है। तो ये वाला जो है आपका एनोड रे, एनोड रे कैसा चार्ज आया बेटा? ये कैसा चार्ज आया? ठीक है, तो एनोड रे का जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरह होगा या इससे अपोजिट होगा? इट विल बी अपोजिट, क्योंकि चार्ज अपोजिट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, is opposite to that observed for electron or cathode ray, not same। अपोजिट को डब्बे में डाल दीजिएगा।
ये सब लिख लेना कॉपी में, ठीक है। यहां पर एक लाइन होनी चाहिए थी, मतलब ठीक है यहां नहीं है, कि गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, हाइड्रोजन गैस के लिए किया। एंड द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन किसके लिए डिस्कवर हुआ, हाइड्रोजन के लिए, और उसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन तो नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। बस इतना सा इतने में समझ में आ जाएगा। गोल्डस्टीन ने एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, हाइड्रोजन गैस के साथ किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called what, proton. So this led to discovery of proton. तो प्रोटॉन क्या होगा बेटा, बोलो, व्हाट विल बी अ प्रोटॉन, H प्लस, लिख लेना बगल में भी। तो दो पार्टिकल आपने पढ़ लिए, एक हीलियम, दूसरा प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जिसको बोले, अल्फा पार्टिकल क्या है, He+2। ये याद कर लेना। देखो मैं चाहूं तो इसको डिक्टेशन कराऊं, उससे क्या होगा, समय बर्बाद होगा, ठीक है। यही चीज को अगर मैं खाली बोलूं और लिखूं तो उससे समय बर्बाद के अलावा क्या, इससे बढ़िया बुक है आपके पास, मार्क करा दिया, प्लीज लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा तो याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इन सारे सेक्शन से कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है। नेक्स्ट लिखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो व्हाट ही डिड, इन्होंने बेरिलियम का फॉइल लिया, ठीक है, और बेरिलियम के फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से अटैक कराया, ठीक है। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इससे कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे which did not show any deviation in electric field, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल निकलता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता, डेविएट होता, सिखाया था मैंने आपको उस दिन। तो अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं हुआ है, व्हाट डज दैट मीन, दैट पार्टिकल इज न्यूट्रल। इसको नोट कर लीजिए। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वो लिखा मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो है ना।
तो बेरिलियम का फॉयल लिया गया, हीलियम से अटैक किया गया, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल से अटैक किया गया, और न्यूट्रल पार्टिकल ऑब्जर्व किया गया। This. ये नहीं सुधरेगा मेरा। ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में जो अभी जो करवाएंगे ना, वो रेडियो एक्टिविटी में आप सीखोगे। क्या करते हैं हम, कौन सा पार्टिकल बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, रेडियो एक्टिविटी 12 में। तो कौन सा पार्टिकल बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या करो। तो ये चीज मैंने आपको छोटा सा पढ़ाया था ना, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। तो इनका और इनका मास नंबर जोड़ो, कितना है? 13। 13 में से एक मास नंबर आपने ऑलरेडी लिख दिया है, तो जो बच गया उसका मास नंबर कितना आएगा? 12। 12 प्लस 1 13, 4 और 2 6। यहां तो जीरो लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा? 6। बताओ कौन सा पार्टिकल रिलीज हुआ होगा साथ में? 6 12 पर कौन है? कार्बन। ऐसा भी सवाल सब आता है, कर लेंगे हम ये। रेडियो एक्टिविटी में है, जब आएगा तब देखा जाएगा, बट ठीक है, कर लो, कैसे भी आया वो भी कर लो। ये सम, वैसे ही इनका सम और इनका सम 13। 6 Now properties of neutron। न्यूट्रल होता है, मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, और स्लाइटली ग्रेटर में हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर ही मान लेते हैं। ग्रेटर इसलिए याद करके रखा है बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए। लोग इतना मशगूल हो जाते हैं कि उनको हमेशा यही याद रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, बराबर, जबकि क्या होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप ऐसे याद करना। ठीक है। हाँ, ये टेबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई, प्रोटॉन का सिंबल पी, न्यूट्रॉन का सिंबल एन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0। रिलेटिव चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव चार्ज? ई से डिवाइड कर दो, है ना। ई से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करना होगा, वैल्यू क्या आएगा? माइनस। ई से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? +1। रिलेटिव चार्ज क्लियर है आपको? रिलेटिव चार्ज इज चार्ज डिवाइडेड बाय फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ई। ठीक है, लिख लीजिएगा ऊपर पर, क्या पता कहीं आ जाए निकालने के लिए, फाइंड रिलेटिव चार्ज। तो जीरो को ई से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0।
ठीक है। ये मास हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था E/m करके, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यू में कर लो। यू वाला मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैंने आपको सिखाया कैसे कन्वर्ट करते हैं। मास को क्या चीज से डिवाइड कर देते हैं? 1.66 into 10 raised to power minus 27. Mass in kg is divided by this number, then you will get what? Mass in U. तो जब mass in U कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली इसका मास अगर U में चाहिए, ध्यान से देखना, दूसरा वाला आपको दिख रहा है लगभग बराबर आना चाहिए। 1 के इक्विवेलेंट 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 से ये दोनों कट जाएगा, और 1.67 को 1.66 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आंसर आएगा? 1 के अराउंड, लगभग 1 के अराउंड। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इसका अगर यू में वैल्यू निकालोगे तो इसका भी लगभग आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के अराउंड, 1 के अराउंड। तो कैसे मास यू में आया ये क्लियर है आपको? याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो 1.67 से डिवाइड कर देना। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का। सबसे ज्यादा मास उसके बाद किसका है? प्रोटॉन का। उसके बाद किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का अगर आप मास देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नजर में क्या है? एकदम नेग्लिजिबल। तो यू में उसका मास को क्या डाल देते हो? 0। वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेटिव, रिलेटिव वाला। और ये दोनों का चूंकि बराबर है, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ध्यान रखना वो 0। अप्रोक्सीमेट मास हम क्या यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का मास इज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपसे पूछा जाए एटम का मास किसकी वजह से आता है, किसी भी एटम का मास, अभी पढ़ा ना ये, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ थे? एटम के अंदर थे। तो ये एटम का मास बेसिकली किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मास हम कितना मान के चलते हैं? 0, या फिर वो है भी तो बहुत कम। ठीक। इसमें कुछ पूछना है आपको? मेमोराइज कर जाना, 2 सवाल लिख लो, घर पे कर लेना। कर ही लो, कर ही लो। कर लो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो ठीक लगे उसमें लिख लो। हो गया? क्या आया? इन टर्म्स ऑफ मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। ये आया आपका आंसर। इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या आया आंसर? बोलिए। ये मुझे तो ये चाहिए ना, इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या है आंसर? बोलिए। ये आया? ये आया? चलिए चेक करिए। ये आया? हाँ। क्यों होगा ऐसा? दिस इज माइनस,
दिस इज जीरो एंड दिस इज प्लस। माइनस क्या होता है? छोटा होता है। जीरो उससे क्या होता है? बड़ा होता है। नंबर लाइन ऐसे ही होता है ना बेटा। तो पॉजिटिव वाला नंबर लाइन के दाहिने साइड, नेगेटिव वाला नंबर लाइन के लेफ्ट साइड। तो ध्यान रखिएगा इसका। जब भी कंपैरिजन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम साइन के साथ कंपेयर करेंगे। यही गलत होता है बेटा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट सेक्शन इज एटॉमिक मॉडल्स। सबसे काम की चीज यही है। एटॉमिक मॉडल में पहला मॉडल जो है, जे थॉमसन का मॉडल है। तो वो क्या बोल कर गए कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। इस स्फेरिकल का जो रेडियस होगा दैट इज रफली अराउंड 10⁻⁻⁻मीटर। और ये जो स्फीयर है ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है। जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन में वो लाल वाला पोर्शन देखा आपने, अंदर पूरा भरा होता है वो। ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं पर लाल पोर्शन होता है कहीं पर नहीं होता है। तो इस तरीके से जो स्फीयर है वो भरा हुआ है, और ये जो लाल वाला पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज में, जैसे वाटरमेलन में होते हैं ना ऐसे दाने, सीड्स, इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए को क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अगेन ये सारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है बेटा। ऐसा होता है, उन्होंने लिख के दिया। और क्या बोला? मास इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मास कहीं एक जगह पे नहीं होगा, वो पूरा फैला हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारी कहानी वापस बुक में लिखी हुई है। बुक खोलिए। Spherical shape, radius approximately 10⁻⁻10 meter.
spherical shape, radius approximately 10 raised to power minus 10 meter. Positive charge is uniformly distributed. And electrons are embedded into it. इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, इम्बेडेड का मतलब फंसे हुए हैं, दाने जैसे फंसे हुए होते हैं ना वाटरमेलन में, वैसा. डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस मॉडल: प्लम पडिंग, रेजिन पडिंग, या फिर वाटरमेलन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लम पडिंग? केक देखा है? कौन सा केक? क्रिसमस वाला केक देखा आपने? क्रिसमस वाला केक पूरा ब्राउन होता है और बीच में क्या लगे होते हैं? वो चेरीज लगे होते हैं, तो प्लम पडिंग. चेरी की जगह किसमिस लगाओ तो रेजिंग पडिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल के गए? An important feature of this model is mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Last one, he was able to explain the overall neutrality of the atom. कैसे एक्सप्लेन किया ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम? नहीं लिखा हुआ है किताब में, देख लो. क्या बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा जोड़ दो और इस सारे इलेक्ट्रॉन को पूरा जोड़ दो, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज के सारे चार्ज को जोड़ दो और इलेक्ट्रॉन के सारे चार्ज को जोड़ दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर. हेंस ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. ब्रैकेट में लिख लेना. चार्ज ऑफ पॉजिटिव रीजन, टोटल चार्ज ऑब्वियसली. पॉजिटिव रीजन मतलब रेड वाला रीजन जो है अपना, was equal to total charge of electrons. बट ये क्या, ये चार चीजें तो इन्होंने बता दी, बट ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? ड्रॉबैक. He was unable to explain how positive and negative charge are staying together. कैसे एक साथ रह रहे? तो खामियां रह गई. दूसरा साइंटिस्ट आकर बोलेगा कि हमको तुमसे ज्यादा आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बढ़िया से पढ़ेंगे. रदरफोर्ड के मॉडल को क्या बुलाते हैं आप?
न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बिकॉज इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। लास्ट में लिखेंगे, ध्यान रखना। किसके मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं? रदरफोर्ड वाले। तो जो रदरफोर्ड है, इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे, खुद नहीं करे, इनके स्टूडेंट के साथ हुआ, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन। ठीक है, ये नाम याद रखना, है ना। क्लास 12 में जब फिजिक्स का चैप्टर होगा एटम्स, उसमें यही नाम यूज होता है, गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब हुआ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट? यही एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अपने स्टूडेंट से एक्सपेरिमेंट करवाया, नाम किसका हुआ? रदरफोर्ड का। क्लास 12 में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा होता है सवाल में, क्या लिखा होता है? गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। लोग परेशान हो जाते हैं, ये कौन है, कौन है ये? वही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। क्या था ये? तो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, उस अल्फा पार्टिकल को रिलीज कराया, एंड इट वाज अलाउड टू पास थ्रू दिस लेड प्लेट। सबका फंक्शन लिख लेंगे, सबका क्या मतलब है, बुक में नहीं दे रखा है। उसके बाद लेड प्लेट से अल्फा पार्टिकल्स फिर आगे बढ़ते हैं क्रॉस करके, और किस पर टकराते हैं? गोल्ड फॉयल पर। गोल्ड फॉयल के चारों तरफ थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है ताकि वो अल्फा पार्टिकल एंटर हो। बाकी इस तरीके से है, ये दिख रहा है आपको, पूरा बंद है। गोल्ड फॉयल का जो स्क्रीन लगाया है चारों तरफ, ये पूरा क्या है? पूरा, ऑलमोस्ट पूरा बंद है, थोड़ा सा जगह छोड़ा है, ठीक है। दिस इज स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन को क्या नाम दिया है? फोटोग्राफिक प्लेट। और स्क्रीन पर क्या लगाया है? जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड क्यों लगता है, ये क्लियर है आपको? अगर आके कोई पार्टिकल टकराया तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आपको क्या दिखेगा? वैसे ग्लोज जगह जगह पर। और पार्टिकल आकर नहीं टकराता तो कोई भी ग्लो नहीं दिखता। तो काम की बात है, लेड प्लेट क्यों लिया गया, वाई? ये सब बुक में नहीं है, लिख लेना बुक में, या तो फिर अलग से अपने नोट्स में लिख लेना। लेड प्लेट को इसलिए लिया गया ताकि अल्फा पार्टिकल का एक डायरेक्शन में बीम बनाया जा सके। अगर आप नहीं लोगे, व्हाट विल हैपन? मान लो नहीं, व्हाट वुड हैव हैपेंड? ऐसे ऐसे डेविएट हो जाता, एक पर्टिकुलर बीम नहीं बनता। सर लेड की जगह कोई और प्लेट ले लेते। तो लेड की एक और खास बात क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल जो इधर उधर चला जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका वो लिख लीजिए, टू मेक द पाथ straight so that collective alpha particle strikes the gold foil. Also, lead absorbs alpha particles which deviates from its path. What is the reason behind taking gold foil? ये तो 9 में था, लेड प्लेट और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं था, ये था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग दिस गोल्ड फॉइल? देखो, जो भी चीज 9 वगैरह में है ना, वो एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी ना सब कुछ इसी से पूछेगा।
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग गोल्ड फॉइल? पढ़ा आपने बेटा। गोल्ड फॉइल, गोल्ड क्या है? मेटल। और कैसा मेटल? एक्सट्रीमली मैलिएबल। एक्सट्रीमली मैलिएबल मतलब एक्सट्रीमली थिन शीट्स कैन बी ड्रॉन। और थिन शीट्स बनाने के पीछे का रीजन क्या है? सो दैट अल्फा पार्टिकल्स, है ना, कैन क्रॉस दीज शीट्स। तभी तो ऑब्जर्व करोगे। तो ऑब्जर्व, अल्फा पार्टिकल सारा एब्जॉर्ब हो जाए तो क्या ऑब्जर्व करोगे स्क्रीन पर? कुछ नहीं। ठीक है। तो थिन शीट्स, थिन शीट्स कहां पॉसिबल था? एक ऐसा मेटल जो कि बहुत मैलिएबल हो, और वो क्या होता? गोल्ड। लिख लो, नहीं है बुक में। क्लास 9 का है ये, क्लास 9 का। वहां दिखा हुआ है, यहाँ नहीं है। क्रॉस की जगह पेनेट्रेट्स लिख लेना, पेनेट्रेट्स, पार करना। डन। गोल्ड फॉइल लिख लेंगे हम, अगर आया गया तो पूछा। ठीक है। नाउ एक और काम की चीज, ये अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया गया? प्रोटॉन भी तो यूज कर सकता था। हाँ? तो एक बात बताओ, पेनेट्रेशन जो होगा, फोड़ के जो आगे निकलेगा, उसके लिए जो पार्टिकल चाहिए होगा, हल्का चाहिए होगा, हेवी? हेवी चाहिए होगा, तभी वो फोड़ कर आगे निकलेगा। तो अल्फा पार्टिकल इज हैवी। मास इसका ज्यादा होता है, हैवी। और सेकेंड रीजन था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यूज करने का, अभी जो ये आगे चल के पढ़ोगे कि ये आगे चल के पढ़ोगे कि ये अपना एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज आपके न्यूक्लियस में होंगे। तो अल्फा पार्टिकल इसलिए भी यूज किया गया कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या लिखा था बेटा? पॉजिटिव। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रहेगा, जैसा कि थॉमसन बोलकर गया, पॉजिटिव चार्ज क्या है? फैला हुआ। तो अल्फा पार्टिकल जो है, जब इधर क्रॉस करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस क्या पढ़ते हैं हम? दे रिपेल ईच अदर। तो अल्फा पार्टिकल का आपको क्या देखने को मिलेगा? हर जगह डेविएशन देखने को मिलेगा। इसीलिए उसने कौन सा पार्टिकल यूज किया जो कि क्या हो? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों यूज किया था? सो दैट डेविएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। ऐसा सोच के किया गया था, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। थॉमसन करके चला गया, थॉमसन बोला सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज एक ले लिया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें डेविएशन मिलेगा हमको। ठीक है। विल रिपेल ईच, ये सोच कर लिया। ठीक है ना। इन्होंने क्या अज्यूम किया एक्सपेरिमेंट करने के पहले? फिर से सुन लीजिए एक बार, कि यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अल्फा पार्टिकल में आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ
एक चीज बताओ यार, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और दूसरे चीज से टकराए तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो दो चीजें सोची गई। क्या सोचा गया? बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ये अज्यूम किया गया कि अल्फा पार्टिकल का डेविएशन, बुक में है लिखा हुआ, मार्क कर लेंगे हम, विल हैपन एट ऑल प्लेसेस। और दूसरा, अल्फा पार्टिकल चूंकि टकराएगा, हर जगह पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, थॉमसन बोल कर गया, तो अल्फा पार्टिकल विल स्लो डाउन। तो एक्सपेरिमेंट के पहले उनको ऐसा लगा कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए कि क्या एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्टेशन मार्क कीजिएगा, ये वर्ड एक्सपेक्टेड। पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन, नंबर वन, एंड चेंज डायरेक्शंस ओनली बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, पार्टिकल्स विल स्लो डाउन एंड पार्टिकल विल डेविएट, ठीक है, स्मॉल एंगल पर। स्मॉल एंगल पर क्यों डेविएट करेगा बेटा? क्योंकि अगर तुम 10 पॉजिटिव चार्ज को फैला के रख दो तो हर रीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? छोटा छोटा। देखो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और आप इस 10 पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फैला के रख दीजिए, तो हर जगह पर चार्ज कितना है? वन, वन, वन। तो अगर मान लो अल्फा पार्टिकल अपने इस ट्रैजेक्टरी में है, तो इसको कितना चार्ज मिलेगा? वन मिलेगा। ये समझ में आता है आपको? ये वाला अल्फा पार्टिकल जो होगा इसको कितना चार्ज मिलेगा? वन। अब यही चार्ज को यहां पूरा पूरा रख, तो इस बार अल्फा पार्टिकल को कितना चार्ज मिलेगा एक साथ? 10। तो वन का जो डिफ्लेक्शन होगा और 10 की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, दोनों सेम होगा। यहां पर 10 पॉजिटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपेल कर रहा है, यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं, दोनों में रिपल्शन का इफेक्ट सेम होगा? नहीं होगा। इसमें मोर रिपल्शन, इसमें लेस रिपल्शन। इसको बना लो बच्चा। 10 पॉजिटिव चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 10 पॉजिटिव चार्ज यहां पर कंसंट्रेटेड है। मोर रिपल्शन, मोर डेविएशन, लेस रिपल्शन, लेस डेविएशन।
आपके मन में ये भी ख्याल आएगा, सर यहां से कोई निकल जाए तो नो डेविएशन है क्या, उसको मिला कोई चार्ज? नहीं मिला। और यही होता भी है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो वाला बस खाली अभी छोड़ दीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, एक्सपेरिमेंट में हम लिखेंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आया आपको? अगर पॉजिटिव चार्ज 10 डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो एक अगर मिल गया तो कम डेविएशन, और एक साथ सारे मिल गए तो डेविएशन। यही ऑब्जर्व भी किया जाता है। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ठीक है, अब हो गया सारी कहानी जो मुझे थ्योरी की आपको समझानी थी कि किस केस में क्या हो सकता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऑब्जर्वेशंस बुक में दिया हुआ है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखा उन्हें? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा? अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधा निकल गया, तो इसका मतलब उसको कुछ मिला नहीं रास्ते में, और कुछ अगर नहीं मिला रास्ते में तो रास्ता क्या होगा? खाली होगा। ये समझ में आता है आपको? इसके बेसिस पर इन्होंने ये कंक्लूड किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, small fraction of alpha particle was deflected by small angles. What does this mean? Positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson has presumed. हालांकि इन दोनों को मिला के किया जाता है ये दूसरा वाला। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत कम। ठीक है, दोनों को मिलाकर है ना, 2 और 3 मिलाकर 2 आता है। अब देखना ध्यान से क्या मतलब हुआ उसका। डायग्राम में उतना क्लियर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सपोज ये मेरा एटम है, ये बनाना मत अभी, और मान लेते हैं कि ये मेरा रीजन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा। तो जब आप अल्फा पार्टिकल के साथ इस पर बम्बार्डिंग करोगे, तो इस केस में मेरे डायग्राम में क्या ऑब्जर्व करते? जो भी टकराता अल्फा पार्टिकल सब किधर आता? वापस। आता कि नहीं आता मेरे डायग्राम? क्यों आता है ऐसा? क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज को मैंने, है ना, पूरा सर्कल में इस तरीके से रखा है। अब ध्यान से देखना, अभी कंपैरिजन आपको क्लियर होगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का रीजन छोटा कर दूं, अब क्या दिखेगा आपका? एक आध दो अल्फा पार्टिकल जो इस रीजन से टकरा के निकलेंगे वो 180 डिग्री पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? अनडेविएटेड। ये समझ में आता है आपको? अगर पॉजिटिव चार्ज एटम का छोटे जगह पर ही कॉन्फाइंड है तो अल्फा पार्टिकल का डेविएशन क्या होगा? कम होगा। कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जो डेविएट कर रहे होंगे। हमारे केस में क्या है? दो।
और यहां पर देखो 3 2 5 कैसे पास कर गए, अनडेविएटेड। ये समझ में आता है, ये बताओ। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यही हुआ। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, 1 in 20,000 रिफ्लेक्टेड बैक। तो इसका मतलब जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां होगा, पूरा फैला हुआ होगा या कम स्मॉल स्पेस में होगा, कॉन्फाइंड इन ए स्मॉल स्पेस। ये समझ आता है, देख लो जरा दोबारा। अगर ये कॉन्फाइंड स्पेस नहीं होता तो एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहे होते। चूंकि ये कॉन्फाइंड स्पेस छोटे स्पेस में था, तो जो पार्टिकल इस छोटे स्पेस से पास कर रहा होगा वही वापस आता, सारे के सारे वापस नहीं आते। तो वहां से इन्होंने क्या कंक्लूड किया, चूंकि एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से वापस आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पूरा नहीं फैला हुआ होगा, वो कहां होगा, एक कॉन्फाइंड स्पेस में लोकेटेड होगा। और इस कॉन्फाइंड स्पेस का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। कुछ पूछना है आपको इसमें, ये दो डायग्राम्स अगर आपके दिमाग में है तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये माई डायग्राम, वो रदरफोर्ड का डायग्राम, ये समझाने के लिए। अगर कॉन्फाइंड स्पेस नहीं होता, बड़ा स्पेस होता, तो क्या ऑब्जर्व करते, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वापस आते, बहुत सारे वापस आते, बट ऐसा होता नहीं। ठीक, कुछ पूछना है आपको, ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, देख लो भाई, जैसा आपको ठीक लगे। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, इफ द रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेर बिग, more number of alpha particle would have reflected back, but this was not the case with Rutherford's experiment. तो what was the case with Rutherford's experiment, वो यहां हमने ड्रॉ करा। आई होप अब क्लियर होगा, लिख दिया मैंने सब कुछ। Since less number of alpha particles reflected back, it led to the conclusion that positive charge are confined in small spaces. Positive charge of atom is confined in small space, and this small space was called nucleus. ठीक है, तीसरा वाला लाइन फैक्ट है, तीसरा कंक्लूजन फैक्ट है। क्या है फैक्ट,
साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज जब हम बोलते हैं तो रेडियस है ना, रेडियस वाज 10⁻⁻15 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? बोलो, पढ़ा था ना, 10⁻⁻10 मीटर। कैन यू कंपेयर द साइज? क्वेश्चन लिख लो। कंपेयर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ दैट ऑफ एटम। ये सब सवाल है एग्जाम का, ठीक है, हल्की मत लेना, ऐसे नहीं लिख दे रहा मैं। कंपेयर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद दैट ऑफ एटम। है बच्चा, 10⁻⁵। क्या बोल सकते हैं? एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस से कितना बड़ा है? 10⁵ ये आया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछता है? लिखो। कंपेयर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एन एटम with the space occupied by an atom। क्या मतलब हो गया इसका? वो देख लो। मान लो ये एटम है, एटम इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये वाला स्पेस और लाल वाला स्पेस दोनों को कंपेयर करना। स्पेस कंपेयर करना है बेटा, इस बार ध्यान रखिए, रेडियस नहीं, जगह। हो गया। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम, ये सब मैथ्स है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब। यही होता है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस
4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। तो जब आप निकालोगे तो ये आया होगा। समझ आई? आया सभी का? तो ध्यान से पढ़ना, सवाल क्या पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है या स्पेस का रेशियो पूछा है? स्पेस मतलब वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम लिख लो ये भी वर्ड। तो कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा होता है कि जो एटम होता है वो 10⁻15 टाइम्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कहीं कहीं लिखा होता है कि रेडियस जो होता है वो 10⁻5 टाइम्स। अल्ले बच्चे कंफ्यूज, कहाँ लिखे हैं हम? दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिख रहा है आपको? ये देखो ना यार, ये कितना आएगा, 10⁻−30। ये कितना आएगा, 10⁻−45। और ये तो दोनों में सेम ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा सब। तो 10⁻−30 डिवाइडेड बाई 10⁻−45 क्या देगा आपको? 10⁻15। ठीक है बच्चा, कुछ पूछना है आपको इसमें? ये जो मैंने बकवास किया वो यहाँ लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁻⁻10 मीटर while that of nucleus is 10⁻⁻15 मीटर। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। तो एक बात बताओ, 10⁻15 बहुत कम हुआ? न्यूक्लियस जो है, मतलब बेसिकली क्या है, इतना बड़ा ये रहा न्यूक्लियस, ये दिस इज योर न्यूक्लियस। तो तीसरे वाले में इन्होंने क्या कंक्लूड करके क्या बोला? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ये देख लिया हमने, कितना कम है, 10⁻15 टाइम्स लेस। बगल में लिख लेना। ठीक है, अच्छा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियस है ना। अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर से भी जा सकता है, कोई दूसरा अल्फा पार्टिकल यहां से जा सकता है, कोई तीसरा अल्फा पार्टिकल यहां से जा सकता है। तो अगर आप सेंटर से ये वाली दूरी, ठीक है, लिखो, ठीक है ना, तो उस दूरी को बुलाया जाता है बी, एंड बी इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, मान लो अल्फा पार्टिकल यहां पर है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? 0। मान लो कोई एक दूसरा अल्फा पार्टिकल है यहां पर, बी का वैल्यू कुछ B1 आएगा। मान लो कोई तीसरा अल्फा पार्टिकल है, तो उसका वैल्यू कुछ B2 आएगा। तो बी का टेक्निकल नाम क्या होता है? इंपैक्ट पैरामीटर। बी का फॉर्मूला होता है।
अच्छा, इम्पैक्ट पैरामीटर का पहले डेफिनेशन लिख लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। एक बगल में एक और डायग्राम बना लेना। वैसे लिख लेना बी। बी का एक घटिया सा फॉर्मूला होता है जो रटना होता है। अभी से रटो, 2 साल में याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है वो घटिया सा फॉर्मूला? पहले लिखो के इंटू जेड, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू कॉट थीटा बाई 2, where theta is equals to डिफ्लेक्शन एंगल। अब ये डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, के क्या है, जेड क्या है, ई क्या है, सब समझाते हैं आपको, लिखवा देंगे। ठीक है, देखना इधर ध्यान से। अगर ये ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता तो सीधा निकलता, डेविएट हुआ, दिस इज व्हाट, डेविएशन। तो एक बात बताओ, जो पूरा वापस आ गया उसके लिए डेविएशन क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। ये समझ में आता है? तो पहले थीटा के बारे में लिखो, थीटा का क्या मतलब है, इसे बना ले। ओरिजिनल पाथ ऐसा होता, डेविएट किया तो ऐसा होगा, ये वाला है इस थीटा। तो अगर अपना पाथ ऐसा है, थीटा इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर थीटा का वैल्यू 180 पुट कर दिया जाए, थीटा बाई 2 क्या होगा? 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 90? कॉट 90 कैसे निकालोगे? कॉस 90 बाय साइन 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। 0 बाय 1 विल गिव यू व्हाट? 0। तो इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या आएगा? 0। होना भी यही चाहिए। देखो तो, अल्फा पार्टिकल 180 वाला कहां दिखेगा? बी इक्वल्स टू 0 पर। ये समझ आता है आपको? बी इक्वल्स टू 0, तो अल्फा पार्टिकल का डेविएशन कितना है? 180। If theta is equals to 180 degree, theta by 2 is equals to 90 degree, cot of 90 degree is 0, which implies B is equals to 0. तो अपने को लास्ट वाले से खाली मतलब है। बीच का तो मैथ्स है।
ये क्या डिनोट करता है आपको? फॉर 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। अल्फा पार्टिकल को एकदम न्यूक्लियस के बीचों बीच होकर पास होना होगा। ठीक है बच्चा? नाउ अगेन मैथ्स। क्या है मैथ्स? पहले वाले को देखो, अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, है ना? तो ये थीटा का वैल्यू इस केस में क्या आएगा? 0। अगर सीधा निकल गया तो ये थीटा नहीं आएगा ना बेटा। थीटा को जब 0 डालोगे तो कॉट 0 आएगा। कॉट 0 मतलब कॉस 0 बाय साइन 0। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1/0 इज व्हाट? इंफिनिटी। बहुत बड़ा वैल्यू। तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, theta by 2 will be equals to 0. Cot of 0 degree undefined या infinity, which implies impact parameter is infinite. काम की चीज ये है, for no deflection तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इम्पैक्ट पैरामीटर और डिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है? डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, डिफ्लेक्शन अगर कम है तो इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है। दिख रहा है आपको? लिखो यहां पर। ये पढ़ना तो है ही, है ना? अभी पढ़ो, 2 साल बाद पढ़ो, पढ़ना तो है ही। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेस, डेविएशन डिक्रीजेस, कर लेंगे सब। एज वी गो नियर टू द न्यूक्लियस इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेस, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। ये ऐसा सवाल आता है, यही सब आता है। उसके लिए आप उसके बाद और भी चीजें जो है ना, अभी जब बोर्स मॉडल आएगा, ठीक है, अभी जब आएगा आएगा उसमें तो सीखना ही है। वहां पर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, ये रट लेना बोर्स मॉडल के पहले, टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन बाय के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने कभी लाइफ में? कहीं देखा आपने ये फॉर्मूला? कहां देखा? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर पढ़ा था ये ग्रेविटेशन में क्लास 9 में। तो जैसा इक्वेशन वहां आता है वैसा ही इक्वेशन यहां पर आता है। सीखेंगे ये सब फिजिक्स में, पहले बस खाली याद रखो। Q1 क्या होता है? चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल। Q2 क्या होता है? चार्ज ऑन सेकंड पार्टिकल। R क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज
ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था वो याद है आपको? कैसे डिराइव करा था बच्चा? आई होप याद हो तो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, ऐसे किया होगा आपने। और जी को क्या बुलाते हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी तरह जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लिखते हो, बस खाली नोट कर लो। बोर्स मॉडल में तो आएगा ही ना बेटा, वहां तो पढ़ना ही है, बिना इसके तो होगा नहीं कुछ भी। अब इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁴, सॉरी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। लगभग 8.92 होता है। 8.92 को क्या लिखते हैं? 9। तो जैसा जी कांस्टेंट हुआ करता था वैसा ही के अपना क्या है? कांस्टेंट। वापस से इक्वेशन में आते हैं। ये के क्लियर है आपको? फॉर्मूले के नीचे थोड़ा जगह है तो लिखो। ये सब रटने वाला पोर्शन है बेटा, है ना? इसीलिए करा दे रहा हूं। सब याद करो जब तक मैं बोर्ड्स मॉडल तक पहुंचते हैं हम। ठीक है। जेड, जेड कहीं देखा आपने केमिस्ट्री में? जेड कहाँ देखा जेड? हाँ, एटम के रिप्रेजेंटेशन में आपने जेड देखा होगा। तो जेड क्या है? बोलो। ठीक। ई देखा आपने? ई, ई देखा आपने कहीं पर? ई कहाँ देखा? ई बोलिए। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्यू क्या होता है? एन टाइम्स ई। काइनेटिक एनर्जी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्लास 9 में क्या पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर एम किसका? ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किसका लिखना है? अल्फा पार्टिकल का। तो मास किसका लोगे? एटम का मास लोगे या अल्फा पार्टिकल का मास लोगे? अल्फा पार्टिकल का मास लोगे। एम इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। कितना होता है? 4u। अरे हीलियम का मास कितना होता है? 4u। वेलोसिटी आपको दे रखा होगा, नहीं आता है ये सब, है ना? वेलोसिटी दे रखा होता है, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिखा होता है। परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन आता है वो क्या चीज का क्वेश्चन आता है वो देख लो, एकदम आसान। हाउ विल इम्पैक्ट पैरामीटर वेरी इफ z is changed from 2 to 3? बताओ। हीलियम की जगह अगर लिथियम ले लें तो कैसे इंपैक्ट पैरामीटर वैरी होगा? बढ़े घटेगा? बढ़ जाएगा। सवाल ऐसा आता है, इसकी मत सोचो कि कोई कैलकुलेशन करने आएगा, कोई कैलकुलेशन करने नहीं आएगा। ठीक है। हाउ विल द इम्पैक्ट पैरामीटर वेरी इफ थीटा 180 डिग्री की जगह 90 डिग्री हो जाए? ये तो मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे सवाल आते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, रट लेना।
एक फॉर्मूला और है जो कि अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये सब तब तक याद हो जाए, अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय है ना, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हो सकता है अगर आप कोई दूसरी किताब बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ रहे हो तो वहां पर ये लिखा हो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू, ये तो अपना वाला है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में क्लास 12 में आप पढ़ेंगे के को हम ये भी लिखते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे भी कोर्स में। तो घबराने की चीज नहीं है, दोनों सेम से करके घेर के लिख लीजिए। बेटा बहुत मैथ्स है बोर्ड्स में, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सही में बहुत मैथ्स है बोर्ड्स में और सब याद रखना है। एक ही बार पढ़ोगे ना बेटा, क्योंकि दोनों ही जगह आता है, फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो एक ही जगह याद करेंगे बढ़िया से, जो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। हम लोग को जब केमिस्ट्री वगैरह जब पढ़ाया गया था तो केमिस्ट्री में ही ये सब इतना पढ़ा दिया गया था कि फिजिक्स जो क्लास 12 का 3 चैप्टर था वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। उसी हिसाब से मैं भी करवा दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है मैं सोच रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, बढ़िया से इसको याद करिएगा। आपको कुछ पूछना आज की क्लास में, ये बताइए। अभी कोई होमवर्क नहीं है, रीड करना है, रटना है, यही होमवर्क, ठीक है। अच्छा ये तो करा ही नहीं लास्ट वाला। उन्होंने क्या न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया, लिखो। रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कहां कंसंट्रेटेड होगा बेटा, फैला हुआ होगा या छोटे रीजन में होगा? छोटे रीजन में होगा। और उस छोटे रीजन को क्या बुलाओगे? न्यूक्लियस। तो भाई इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, इंपॉर्टेंट है ये। और कैसे, कौन से पाथ में? स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को क्या बुलाते हैं आप? ऑर्बिट्स। तो ऐसा मॉडल हमने अपने लाइफ में कहा देखा है? सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, उसके चारों तरफ प्लैनेट होता है। तो ये सब भी पूछता है कभी कभी। ये बताओ, ये सोलर सिस्टम वाला मॉडल किसने प्रपोज किया? 4 ऑप्शन दे देगा, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स और पता नहीं क्या क्या। क्या होगा आंसर? रदरफोर्ड। सोलर सिस्टम। और लास्ट पॉइंट देखो, वहां पर, ठीक है, जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन का मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन किया था? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे हेल्ड होते हैं, यही था ड्रॉबैक। उसको दूर किया गया। क्या बोलता है ये वो? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर हेल्ड बाय विच फोर्सेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? जो अभी आपने लिखा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखी हुई लेना, बुक में ही लिख लेना साइड में। चलो बढ़िया है, काम आ गया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है फिर, है ना? पार्ट है। मुझे लगा मैं एक्स्ट्रा पे करवा रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा नहीं है, पार्ट है, लिखा हुआ है। होमवर्क लिख लीजिए। कंप्लीट फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटना है। और मेरी बात समझिएगा, जब मैं बोल रहा हूं रटना है तो बढ़िया से याद करिएगा, ठीक है। जितना याद होगा ना बेटा उतना आसान चैप्टर ये, बहुत आसान चैप्टर, जितना याद होगा, ठीक है। जा सकते हो आप। आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क।